अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू माय चैनल दिलचस्प कहानियाँ। मोर अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन आइकन प्रेस कर दें। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। लेकिन तुमने देखा कि वो और उसकी आदमी किस कदर बरक रफ्तार हैं। तदीम ने कहा कि इतने कम वक्त में उन्होंने तमाम इंतजामात कर लिए। वो बहुत पहले से मेरी ताक में था और उसने इस किस्म के इंतजामात कर रखे होंगे कि मेरे बारे में कोई इत्तला मिलते ही फौरन मेरे खिलाफ हरकत में आ सके। कुछ नाश्ते वगैरह की फिक्र करो चीफ, बुढ़ ने पेट पर हाथ फेरते हुए कहा। बड़े जोर की भूख लग रही है। फाकी, तजीम ने चौंक कर कहा। हम लोग फजूल किस्म की बातों में उलझ गए। जरा घूम फिर कर देखे तो सही कि यहाँ से निकलने की भी कोई सूरत है या नहीं। मुझे यकीन है कि ये कोई जजीरा ही है, मैंने कहा। उसके बावजूद तुम लोगों की इतरार पर मैं यहाँ का जायजा लेने के लिए तैयार हूँ। वैसे भी ये जरूरी है, मालूम नहीं हमें किस किस्म की हालात से दो चार वो ना पड़े। तो यूं करते हैं कि साहिल के साथ साथ चलना शुरू कर देते हैं, तहजीब ने कहा। मुमकिन है इस तरह हम किसी ऐसे मुकाम तक पहुंच जाएं जहां से फरार हो सके। फरार बैंस पड़ा। फिलहाल तो फरार का तस्वुर भी ज़हन से निकाल दो। जिस मुनज़्ज़म तरीके से ये लोग हमारे खिलाफ सरगर्म अमल हुए हैं, उसके पेशे नजर इनसे ये तवक्को नहीं की जा सकती कि इन्होंने कहीं कोई जिक्म छोड़ा होगा। ठीक है, फर्ज करो कि ये कोई जजीरा ही है, तहजीब बोली। तब भी यह जरूरी है कि हम इसके तूलो अर्थ से आशना हो, ताकि अगर कभी मौका मिले तो हम उससे फायदा उठाने की पोजीशन में हो। इस बात से तो मैंने पहले ही इत्तेफाक किया था, लेकिन ये काम इतना आसान नहीं। मेरे ख्याल में बेहतर सूरज ये है कि हम साहिल की मुखालिफ सिमत में चलें। हमारी बातें सुनकर बूढ़ बिन्ना गया। मैंने कहा था कि भूख लग रही है और तुम लोगों को इस जगह के महल्ले वकू की फिक्र पड़ी हुई है। मैं कहता हूँ पहले पेड़ की आग बुझाने की फिक्र करो। उस तरफ कुछ दरख्त नजर आ रहे हैं बूढ़, मैंने कहा। हमें उन्हीं के दरमियान से गुजरना है। मुमकिन है कोई फलदार दरख्त मिल जाए तो तुम्हारा मसला हल हो जाएगा, वरना तो दरख्त के पत्ते चबाकर गुजारा करना पड़ेगा। अली, अचानक तहजीब ने सिंसनी खेद लहजे में कहा। तुम्हारी कलाई पर घड़ी मौजूद है, जरा देखो तो सही। तहजीब की नजरें अपनी घड़ी पर जमी हुई थी। किसी को वक्त दे रखा है, मैंने मजाहिया लहजे में कहा और घड़ी की तरफ देखा। या तुम्हारी घड़ी बंद हो गई है? खैर वक्त भी ला रो, 5:42 हो चुके हैं। तहजीब ने अजीब सी नजरों से मेरी तरफ देखा। मेरी घड़ी में कोई गड़बड़ नहीं हुई अली, वक्त बिल्कुल दुरुस्त है, मगर ऐसा मालूम होता है कि तारीख में कुछ गड़बड़ हो गई है। तहजीब के कहने पर मैंने तारीख देखी तो मैं भी चौंक पड़ा। घड़ी के मुताबिक 15 तारीख थी, जबकि हम 11 तारीख की सुबह गोटेल एयरपोर्ट पर उतरे थे। तो क्या हम 4 रोज तक बेहोश रहे थे? क्या सोचने लगे अली? तहजीब ने मुझे टोका। मेरी घड़ी के मुताबिक तो आज 15 तारीख है, क्या तुम्हारी घड़ी? हाँ तहजीब, इधर भी यही सूरत हाल है। मैंने एक तवील सांस ली। अगर तुम तवज्जो ना दिलाती तो मालूम नहीं मैं कब तक इस चीज पर तवज्जो ना देता। तभी तो मैं सोच रहा था कि मुझे इतनी जोरदार भूख क्यों लग रही है। बुड्ढू चल पड़ा। हजब है, मैं 4 रोज से भूखा हूँ। हम भी तो तुम्हारे साथ हैं बूढ़, मैंने कहा। अगर तुम 4 रोज से भूखे हो तो हमने भी 4 रोज से कुछ नहीं खाया। तुम्हारा और मैडम का क्या है? तुम लोग तो बातों से भी पेट भर लेते हो। मुसीबत तो बेचारे बूढ़ी की आती है, हर बार तुम लोगों की मोहब्बत में मारा जाता है और फिर भी उसकी कदर नहीं होती। हम अगर किस जगह हैं अली? तहजीब ने मुस्तरिबाना अंदाज में कहा। इस जगह का फासला गोटेल से ज्यादा मालूम होता है। जरा सोचो तो सही कि मैं यहाँ तक पहुंचाने में उन्हें 4 दिन लग गए। मैंने तहजीब को बड़े गौर से देखा। तुमने गौर करने के लिए मुझे एक नया जाविया दे दिया है तहजीब, और मैं इसी चीज पर गौर कर रहा हूं। अरे तुम लोग क्यों मेरा बेड़ा गर्क कर देने पर तुल गए हो? तुम इस मुकाम पर रिसर्च करते रहोगे और मैं अल्लाह को प्यारा हो जाऊंगा। चलो अब यहाँ से उठी चलो, मैंने तहजीब से कहा, वरना ये बेचारा कहीं वाकई अल्लाह को प्यारा ना हो जाए। बातें तो रास्ते में भी होती रहेगी। सूरज तुलू हो चुका था। हम उस सिमत बढ़ते रहे जिधर दरख्तों के जुड़ दिखाई दे रहे थे। दरख्तों खैर साहिल के साथ साथ भी नजर आ रहे थे, मगर वो सब नारियल के दरख्त थे जो किसी तरह तोड़ लिए जाते तब भी हमारे लिए बेकार होते, इसलिए कि नारियल को तोड़ने के लिए खासे मजबूत औजारों की जरूरत पड़ती है। मैं इस नतीजे पर पहुंचा हूं कि हमारी घड़ियों में तारीखें आगे कर दी गई हैं। अचानक मैंने तहजीब से कहा, यह नतीजा तुमने कैसे अखज़ कर लिया अली? ऐसी अद्वियात की कमी नहीं जिनके इस्तेमाल से कुछ ना खाने पीने के बावजूद किसी किस्म की कमजोरी महसूस नहीं होती, मगर ऐसी अद्वियात नहीं जिनके जरिए जिस्म की अकड़न पर काबू पाया जा सके। किसी अच्छे खासे आदमी को अगर 4 रोज तक बेहोश रखा जाए तो क्या उसका जिस्म अकड़ नहीं जाएगा?
बात तो तुम ठीक कह रहे हो, तहजीब ने कुछ सोचते हुए कहा। वाकई अगर हम हरकत करना बंद कर दें तो जिस्म अकड़ने लगता है और जिस्म में दुखन होनी शुरू हो जाती है। मगर समझ में नहीं आया कि घड़ियों में तारीखें तब्दील करने से उनका क्या मकसद हो सकता है। एक मकसद तो ये है कि हम इस मुकाम के बारे में कोई अंदाजा ना लगा पाए। मेरा अंदाजा है कि हम 24 घंटे से ज्यादा बेहोश नहीं रहे, लेकिन हम जहां भी हैं वजह ये गोटे इनसे बहुत ज्यादा फासले पर नहीं है। दूसरी बात से ये जाहिर होता है कि यहाँ हम किसी भी तरह की तारीख मालूम नहीं कर सकेंगे। ऐसी जगह तो कोई जजीरा ही हो सकता है, तहजीब ने कहा, और जजीरा भी ऐसा या तो खैराबाद हो या फिर मुकम्मल तौर पर लोगों के तसल्लुत में हो। तुम्हारी दूसरी बात ज्यादा करीन कियास है, मैंने कहा। हमें किसी गैर आबाद जगह पर फेंकवाने का उन्हें क्या फायदा हो सकता है? ये जजीरा गैर आबाद होगा जिस पर उन्होंने अपना कब्जा जमा लिया होगा। तुम देख रहे हो अली, तहजीब ने दोनों ही तरफ उगे हुए दरख्तों की तरफ इशारा किया। ये दरख्त कितनी तरतीब से उगे हुए हैं। दरमियान में चलने के लिए 10-12 फीट फासला छोड़ दिया गया है। मैं तो पहले इस बात पर मुसर हूं कि इस जजीरे पर हमारे मुखालफिन का कब्जा है और दायर है कि शजरकारी भी उनकी मरूने मिन्नत होगी। वो चीफ जरा देखो तो सही कि वो क्या है, बूढ़ ने अचानक चौंकते हुए कहा और मैं उस तरफ देखने लगा जिधर उसने इशारा किया था। दरख्तों के दरमियान पगडंडी पर बहुत दूर धूल नजर आ रही थी। ऐसा मालूम हो रहा था जैसे कोई जानवर हो जो हमारी तरफ आ रहा हो। मैं और तहजीब भी रुक गए थे। ज्यादा फासले और उड़ती हुई धूल के सबब कोई अंदाजा करना मुश्किल था। फासला जरा कम हुआ तो हमने देखा कि वो एक स्याहवाम आदमी था जिसके ऊपरी धड़ पर चीते की खाल थी और निचले हिस्से पर एक लंगोटी थी। अल्लाह रहम करे, तहजीब ने कहा। मुसीबत नादिल होने में देर नहीं लगी, लेकिन इसकी अज़ाइम क्या है? हमें किसी खूनरेज तसादम के लिए तैयार रहना चाहिए। तहजीब ने कहा, बेहतर होगा कि तुम लोग मुझसे दूर हट जाओ, मैं देखता हूँ। मैंने कहा और उनके कोई जवाब देने से कबल ही उनसे चंद कदम मैं आगे बढ़ गया। हबशी की रफ्तार हैरान कुन हद तक तेज थी। मैंने किसी को इस कदर तेज दौड़ते में ही देखा था। मैं पगडंडी के वस्त में खड़ा था और मैंने उसके जारहाना आज़ाइम का अंदाजा लगा लिया था, इसलिए मैं उसके रास्ते से नहीं हटा। तवक्को थी कि वो मुझ पर हमला जरूर करेगा और मेरी तवक्को बेमैनी नहीं थी। हम रैंडल हावर्ड की कैद में थे, एक अजनबी की कैद में थे और बुढ़ की तरह मैं उससे कोई अच्छी तवक्को करने के लिए तैयार नहीं था। वो मेरी तवक्कुआत पर पूरा उतरा। उसने कोई 6 फीट के फासले से मुझ पर छलांग लगा दी। मेरी जगह कोई और होता या मैं खुद अगर पहले से पूरी तरह तैयार ना होता तो उसकी जद से बच नहीं सकता था। मैं बड़ी देरी से झुका और वो तकरीबन उड़ता हुआ मेरे सर पर से गुजर गया। उसने शायद तवील तरीन छलांग का आलमी रिकॉर्ड कायम किया था, इसलिए कि वो मुझसे तकरीबन 6 फीट पीछे जाकर गिरा था और गिरने के बाद इस तरह उछला था जैसे फुटबॉल पुख्ता सतह से टकराकर उछलती है। मैं उसकी तरफ पलटकर फिर तैयार हो गया। उसके जिस्म में पारा भरा हुआ महसूस हो रहा था, लेकिन वो जदीद फनून हरम से नाचना था, इसलिए वो बराह रास्त मुझ पर झपट पड़ा। मैं इस बात पे झुकाई देकर उसकी जद से निकला। मैं न सिर्फ उसके हमले से बचा बल्कि उस पर जोडू का एक दाव भी आजमा डाला, जिसके नतीजे में वो चलकर कई फीट के फासले पर जा गिरा। 6.5 फीट से निकलते हुए कद काबशी दोबारा अपने पैरों पर खड़ा हुआ तो उसका दिमाग बड़ी हद तक ठिकाने आ चुका था। अब वो अंधाधुंध हमलावर होने की बजाय आहिस्ता आहिस्ता मेरी तरफ बढ़ रहा था। ये खतरनाक सूरत हाल थी। जूडो कराटे से वाफियत के सबब मुझे उस पर फोकियत हासिल थी, मगर वो ना सिर्फ हमशी था बल्कि उसका जिस्म किसी गैंडे के मानंद मजबूत था। उसे जेर करना मेरे लिए आसान ना होता। तहजीब और बुढ़ मुझसे खासे फासले पर थे और मुझे अंदाजा था कि उन दोनों के होश उड़े हुए हैं। अगर वो वैसे मुझे जेर कर लेता तो जाहिर है उसके बाद उन्हीं दोनों का नंबर आता। इतनी दूर खड़े क्या सोच रहे हो? मैंने अंग्रेजी में हबशी को मुखातिब किया। मुझे तवक्को थी कि उसे कुछ न कुछ अंग्रेजी जरूर आती होगी। क्या मेरे करीब आते हुए डर लग रहा है? मेरा अंदाजा दुरुस्त साबित हुआ। उसे अंग्रेजी आती थी और मेरे जुमले पर मुश्तइल होकर वो दोबारा मुझ पर हमला आवर हो गया था। मैं खुद भी यही चाहता था कि बगैर सोचे समझे मुझ पर वो हमले करता रहे। उससे निमटने की बायस यही सूरत थी, वरना अगर कहीं वह सोच समझकर मुझ पर हमले करने लगता तो मैं कहीं का ना रहता। वो तीर की तरह मेरी तरफ आया था। अंदाजा था जैसे इस बार मुझे कुचल डालना चाहता हो। मैं इंतहाई फुर्ती का मुजाहरा करते हुए उसकी जद से निकला। इसी दौरान मैंने उसकी कनपटी पर एक भरपूर गुंसा भी जड़ दिया था, लेकिन मुझे यूं महसूस हुआ जैसे मेरे दाएं हाथ पर क़यामत गुजर गई हो। जैसे मैंने गुंसा उसकी कनपटी पर नहीं बल्कि कंक्रीट की किसी दीवार पर मारा हो। और हबशी का ये आलम था जैसे उसे कुछ हुआ ही ना हो।
मेरे होश ठिकाने आ गए। वो मेरे अंदाजे से कहीं ज्यादा सख्त जान था। मैं अपना हाथ झटक कर उस पर अपनी कमजोरी जाहिर नहीं कर सकता था। उसे अगर मेरी कमजोरी का इल्म हो जाता तो वो शेर हो जाता। चीते की खाल तो उसने पहले ही ओढ़ रखी थी, लिहाजा मैंने तकलीफ जब्त करते हुए अपने ऊँटों पर एक मसनूई इस्तेदाइया मुस्कुराहट सजाई। कोई बात नहीं मेरे दोस्त, तुम में फुर्ती की कुछ कमी मालूम होती है। एक बार फिर कोशिश करो, शायद तुम मुझे छूने में कामयाब हो जाओ। मैं उसे एक मुहिम सी उम्मीद पर इश्ताल दिला रहा था। शायद मुझे उस पर कोई कारी वार करने का मौका मिल जाए। उसकी जिस्मानी मजबूती का ये आलम था कि मुझे उस पर कराटे का कोई वार भी कारगर होता दिखाई नहीं दे रहा था, और उसकी तवानाइयों के पीछे नजर मैं ये तवक्को भी नहीं कर सकता था कि वो थक जाएगा। उसे थकाने के चक्कर में मैं खुद ही थक जाता। मैं उसके हर हमले से नबरदार मां होने के लिए पूरी तरह तैयार था। इस बार उसे मेरा जुमला भी पूरी तरह मुश्तइल नहीं कर सका था। मुश्तइल तो खैर वो था, लेकिन आंखें बंद करके वो मुझ पर हमला करने से गुरेजना था। इस बार वो मेरी तरफ बढ़ा तो उसकी रफ्तार खासी सुस्त थी। 2-3 बार ने उसने अंदाजा कर लिया था कि मैं उसकी जल्द से हट जाता हूँ, इसलिए अब उसने अपनी अकल इस्तेमाल करने का फैसला किया था। मैं समझ गया कि इस बार वो सीधा मुझ पर नहीं आएगा, बल्कि उस सिमत से हमलावर होने की कोशिश करेगा जिस तरफ मैं बचने की कोशिश करूंगा। मैं अपनी जगह डटा खड़ा रहा, और जब वो मुझसे मतरूबा फासले पर पहुंचा तो मैंने अपना बायां पैर जमीन पर मारा, साथ ही जिस्म को बाईं जानिब हल्का सा झकोला दिया। वो बआसानी मेरे धोखे में आ गया और रुख बदलकर बाईं तरफ झपट पड़ा। अपनी दानिश में इस बार उसने मुझ पर कारी वार किया था, लेकिन गुर्दे के मुकाम पर पड़ने वाली किक ने उसके 14 तबक रोशन कर दिए होंगे। दूसरा हादसा ये हुआ कि मैं उस जगह नहीं था जहां उसके ख्याल में मुझे होना चाहिए था। नतीजा ये हुआ कि उसे जमीन चाटना पड़ी। नाजिर जमीन चाटना पड़ी, बल्कि वो खुद को भी सहलाने लगा। मैंने उसके गुर्दे पर गैर मामूली ताकत से किक मार दी। ये तुम क्या हरकतें कर रहे हो दोस्त? मैंने मुश्तइल करने के लिए हाँक लगाई। अगर लड़ने का इतना ही शौक था तो मुझ पर हमला करो, इधर उधर हवा में क्या हाथ पैर मार रहे हो? मेरे जुमले ने उसके तन बदन में आग लगा दी। वो चलकर खड़ा हो गया। ये मेरे जुमले के नतीजे में पैदा होने वाला इश्ताल था कि वो अपनी तकलीफ भी भूल गया था। एक बार फिर वो पैदे की तरह वहशियाना अंदाज में मुझ पर हमला आवर हुआ। मैंने हिकमत अमरी तब्दील करते हुए उसे पहले की तरह झुकाई नहीं दी, बल्कि पूरी गुव्वत से उसे फ्लाइंग किक मार दी। जमीन से 6.5 फीट बुलंदी पर वाक़े उसके सर पर बैक वक्त 2 क़यामतें गुजर गई। एक तो उसे मेरी भरपूर फ्लाइंग किक बर्दाश्त करनी पड़ी थी, फ्लाइंग किक, और वो भी 6.5 फीट की बुलंदी, और दूसरे ये कि वो उल्ट कर पीछे जा गिरा। मैंने मौका देकर तहदीब और बूढ़ को एक निगाह में इशारा दिया। उन दोनों के चेहरों पर रौनक लौट आई थी। कुछ देर पहले मेरी तरह वो दोनों भी बेयकीनी का शिकार थे। अपने मद्दे मुकाबले की जिस्मानी बर्तरी के बायस मुझे ये उम्मीद नहीं थी कि मैं उस पर काबू पा सकूंगा, और मैं वाकई उस पर काबू नहीं पा सकता था। वो खुद ज़हनी तौर पर मुझसे शिकस्त ना खा गया होता। ये तो बड़ी गलत बात है प्यारे भाई, लड़ाई करने वाले आराम नहीं करते। तुम तो सो गए शायद। वो ऐसा ऐसा उठा और अपनी जगह रुक कर मुझे देखने लगा। उसके चेहरे पर बेयकीनी और निगाहों में हैरत थी। उसकी इतनी तो लगी नहीं थी, मगर उसकी आवाज अपनी जगह पे नहीं रहे थे। ये बात उसके फहम से बालातर थी कि उसके जिस्म के एतबार से उसे अपने से एक बहुत कम तर आदमी ने शिकस्त दे दी थी। उसने कई तरह से मुझ पर हमले किए जो सब के सब नाकाम हो गए थे। अब वो कोई नया तरीका सोच रहा था। खतरनाक बात ये थी कि अब उस पर मेरी बातें असर नहीं कर रही थी। चलने में वो अपनी जगह खड़ा मुझे देखता रहा, यूं जैसे नजरों ही में मुझे तोल रहा हो। मैंने उसे मुश्तइल करने के लिए कई बातें की, मगर उसने तो जैसे अपने कान तक न रखे। फिर वो ऐसा ऐसा मेरी तरफ बढ़ने लगा। मैंने खुद को ज्यादा खराब सूरत-ए-हाल के लिए तैयार करना शुरू कर दिया। मैं जानता था कि एक बार उसकी गिरफ्त में आने के बाद मेरी सलामती की हर जमानत खत्म हो जाएगी। जिस तरह भी मुमकिन हो मुझे उसकी गिरफ्त में आने से बचना था। हमारे दरमियान फासला बतदरीज कम हो रहा था, और मैं उस वक्त तक अपनी जगह खड़ा रहा जब तक कि मैं खुद को महफूज समझता रहा। फिर मैंने भी आहिस्ता आहिस्ता पीछे हटना शुरू कर दिया। मेरा मद्दे मुकाबिले एक जंगली था। बगैर किसी हथियार के दूबदू लड़ाई की सूरत में जंगलियों में पैंतरेबाजी नहीं होती। वहां तो सिर्फ जिस्मानी बर्तरी की बुनियाद पर मुकाबले होते हैं। जो ज्यादा ताकतवर होता है वो लाजमन फतह से हमकरार होता है। कमजोर को यकीनी शिकस्त से दोचार होना पड़ता है। ये मेरे हरीफ की बदकिस्मती थी कि उसे मेरे मुकाबले पर आना पड़ गया था।
मुहज़्ज़ब दुनिया में दूबदू लड़ाई को एक ऐसी आर्ट का दर्जा दे दिया था जहां जिस्मानी बढ़तरी बेहकीकत होकर रह जाती है। जो जितना बड़ा आर्टिस्ट है वो इतना ही बड़ा लड़ाका तस्लीम किया जाता है, लेकिन जिस्मानी बर्तरी को यकसर अंदाज नहीं किया जा सकता। और इस जमीली ने यह नुक्ता समझ लिया था। यही वजह थी कि वह मुझ पर हमला करने की बजाय मुझे अपनी गिरफ्त में लेने के चक्कर में था। हम दोनों नीम दायरे की सूरत में गर्दिश कर रहे थे। वो मुझ पर झपट पड़ने के लिए बेताब था, मगर उसने खुद पर काबू पाए रखा। गालबन उसने तैयार कर लिया था कि इस बार मुझ पर काबू पा के ही रहेगा। अब हमारे दरमियान असाब की जंग शुरू हो गई थी। वह तो इस जंग का माहिर था, पुरसुकून रहकर इंतजार कर सकता था। वो शायद अपने इस अंदाज से मुझे ज़ेर करना चाहता था। अगर उसकी ऐसी कोई नीयत थी तो ये उसके अपने खौफ की दलील थी। वो मुझ पर हमला करते हुए सोच रहा था। चंद मिनट यूं ही गुजर गए, फिर उसने एक बार फिर मुझ पर हमला कर दिया। इस बार जो कि उसने बहुत देखभाल कर और बहुत फासले से हमला किया था, लिहाजा उसके ख्याल में कामयाबी यकीनी थी। मगर मैं बड़ी सफाई से उसके हाथों के नीचे से निकल गया था। उसके हाथ हवा में लहराए। उसके हाथों की शिकंजे से निकलते वक्त मैंने अपनी एक टांग उसकी टांगों में देकर जोर से झटका दिया। नतीजा ये हुआ कि वो मुंह के बल जमीन पर जाके गिर गया। मर्दों की तरह उठकर मुकाबला करो, मैंने उससे कहा। इस वक्त अगर मैं चाहूं तो तुम्हें चियोंटी की तरह मसल सकता हूं, मगर मैं पुश से हमला करना पसंद नहीं करता। इस बार वो उठा तो उसके जिस्म का बेशतर हिस्सा मट्टी में अट चुका था और उसका इस जाल इंतहा को पहुंच चुका था। थोड़ी बहुत अकल जो उसने इस्तेमाल करने की कोशिश की थी नाकाम हो चुकी थी और उस पर मुस्तदाल इस्तेमाल की वो ताज़ा लहर थी जिसने उसकी रही सही अकल भी खब्त करके रख दी थी। उसके उठने के अंदाज से मैंने महसूस कर लिया कि इस वक्त उसे साफ दिखाई भी नहीं दे रहा होगा। चुनांचे मैंने उस पर हमला करने का फैसला किया और कबल इसके कि वो पूरी तरह अपने पैरों पर खड़ा होता, मैंने उसके एक और भरपूर फ्राई की रसीद कर दी। वो एक बार फिर उलट कर गिरा। उसकी एक आंख मेरी किक की जद में आ गई थी। वो तकलीफ की शिद्दत से बिलबिला उठा। मैं मजीद वक्त जाया किए बगैर उसके सर पर जा पहुंचा और एक भरपूर ठोकर उसके कान पर रसीद की। ठोकर अगरचे बहुत जोरदार थी, लेकिन तकलीफ का इजहार करने की बजाय उसने मेरी टांग पकड़ने की कोशिश की और मुझे उछलकर पीछे हटना पड़ा, वरना बिसात उलट सकती थी। खुश आइंदा बात यह थी कि वो अपनी आंख की तकलीफ को नजरअंदाज नहीं कर पा रहा था और बार बार आंख सहलाने लगता था। यही तकलीफ उसे उठने भी नहीं दे रही थी, बस के सर के इर्द गिर्द मौजूद रहा था और मौके मौके से उसके ठोकरें रसीद करता रहा। कोई और होता तो इतनी ठोकरें खाने के बाद किसी काबिल ना रहता, मगर वो अब भी मेरी टांग की फिक्र में था। ये खेल कोई 15-20 मिनट जारी रहा और आखिरकार उसकी कुव्वत बर्दाश्त जवाब देने लगी। मुझे यकीन था भी इतनी देर में उसका दिमाग हिल कर रह गया होगा। फिर अचानक वो किसी जख्मी सांप की तरह पलटा। वो आजाद दुनिया का बासी होता या किसी मुहज़्ज़ब माशरे का फर्द होता तो उसने शिकस्त तस्लीम कर ली होती। तहजीब आदमी को बुज़दिल और कम हिम्मत बनाती है। इससे होशियार रहना अली। अचानक तहजीब ने चीख कर मुझसे कहा, ये किसी जख्मी दरिंदे की तरह खतरनाक साबित हो सकता है। जंगली जो अपने पैरों पर खड़ा हो गया था, तहजीब की आवाज सुनकर एक लम्हे के लिए उसकी तरफ मुतवज्जे हुआ और उसी लम्हे में उस पर जा पड़ा। मैंने उसकी आंखों पर भूंसा मारा और फौरन उसकी जल से निकल गया था। वो अपनी आंख पकड़कर दोहरा हो गया और मैंने उसकी गुद्दी पर गूंजों की बारिश शुरू कर दी। एक गूंजा उसके लिए बड़ा खतरनाक साबित हुआ और वो चकरा कर ढेर हो गया। बुढ़ दौड़ता हुआ मेरे करीब आया। तुमने कमाल कर दिया चीफ, इसे मार गिराया। ये मरा नहीं, सिर्फ बेहोश हुआ है, मैंने कहा। कमबख्त बहुत सख्त जान साबित हुआ। तहजीब भी नजदीक चली आई थी। एक अजनबी मुकाम पर यह बड़ा हंगामा खेज आगाज है, उसने कहा। ये तो बूढ़ से पूछो जिनके ख्याल में शवालू ने हमारे साथ गैर मामूली नरमी बरती है। तो तुम क्या समझ रहे हो कि ये जंगली बिस्तर शवालू का आदमी है? बूढ़ ने हैरत से कहा। ये इस जजीरे का बाशिंदा तो हरगिज नहीं हो सकता, मैंने कहा, वरना इस तरह हम पर ना चढ़ दौड़ता। तुम तो हर एक की तरफ से बदगुमान ही हो जाती हो चीफ, बूढ़ ने मुंह बनाकर कहा। इस किस्म के जंगली किसी के ताबेदार किस तरह हो सकते हैं? ये बात तुम इतने यकीन से इसलिए कह रहे हो कि तुमने जहाँ कोई इंग्लिश मीडियम स्कूल खोल रखा होगा, मैंने तंजिया लहरे में कहा। ये क्या बात हुई? बूढ़ ने अहमकाना अंदाज में मुंह खोल कर कहा। तहजीब हंस पड़ी। अली के कहने का मतलब यह है कि उसे अंग्रेजी किस तरह आती है? हाँ, इस बात पर तो गौर करना पड़ेगा, बूढ़ ने मुतफिकराना अंदाज में कहा। बेवकूफ आदमी, इस पर गौर करने की क्या जरूरत है? जो लोग इस मुकाम पर काबिज हैं और जिनकी कैद में हम हैं, ये उन्हीं लोगों का कारनामा है। तुम तो मुझे मिस्टर शवालू की तरफ से वजन किए दे रहे हो चीफ, बूढ़ ने तशवीश से कहा। वो तो इतने नेक दिल आदमी है कि उन्होंने मेरे लिए सियावाम लड़कियां मुहैया करने का वादा कर लिया है।
और वो वादा पूरा करने की बजाय उन्होंने तुम्हें भी स्याह फाम नहीं रहने दिया। बूढ़ जीव गया। दरअसल इस वक्त भूख वो सख्त लगड़ी गया ना, इसलिए दिमाग भी काम नहीं कर रहा। चलो हमें अपना सफर जारी रखना चाहिए। मैंने कहा मालूम नहीं आगे और कौन कौन सी हफ्ते हमारी मुंतजिर होंगी। पहले इस जंगली का तो कोई बंदोबस्त कर लो चीफ। इसे होश में आ गया तो ये हमारे पीछे जरूर आएगा। आने दो, मैंने बेपरवाही से जवाब दिया। जब इसे एक बार शिकस्त से दो चार कर दिया है तो हम किस बात का डर।